नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया, उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का मौका। ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष को याद दिलाता है जिन्होंने विस्थापना का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे में सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। तो बता दें कि नमन किया है पीएम मोदी ने, क्योंकि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया था। अब देखिए, देश के मुखिया ने भी ट्वीट करके तमाम लोगों को शत शत नमन किया है। जिन लोगों ने इस मौके पर अपनी जान गंवाई थी, श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है पीएम मोदी के द्वारा। तो बता दें कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, जिस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और पीएम ने ट्वीट करके शत नमन किया है उन लोगों को जिनकी जान गई थी आज के दिन। और ऐसे में ये पीएम मोदी का ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम का ट्वीट निकल के सामने आया है। जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया, उसी के साथ पीएम मोदी ने आगे कहा है ट्वीट करके कि उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का मौका आज है। और ऐसे में पीएम मोदी ने नमन भी किया है उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज के दिन अपनी जान गंवाई थी। ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष को याद दिलाता है जिन्हें विस्थापना का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा था। तो पीएम मोदी ने उन लोगों को शत नमन किया है और ऐसे में ये पीएम मोदी का ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और ऐसे में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। इससे पहले हमने देखा था यूपी के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था और ऐसे में देश के मुखिया ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने शत नमन किया है उन लोगों को जिनको उस दिन दंश झेलनी पड़ी थी, उस दिन काफी कष्ट उठानी पड़ी थी। और ऐसे में उन लोगों की बहादुरी को भी पीएम मोदी ने सलाम किया है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन काल की विभीषिका को याद करते हुए विभाजन के काल की विभीषिका को याद किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में एक काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाजन काल के विभीषिका को याद करते हुए विभाजन के काल की विभीषिका को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश के इतिहास में 14 अगस्त की तिथि कभी ना भूलने वाली तिथि है। आज ही के दिन देश मजहबी और नफरती मानसिकता ने भारत का दुखद विभाजन किया, जिससे दुष्परिणाम स्वरूप असंख्यक देशवासियों ने यातनाएं झेली और अपनी जान गंवाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बलिदान हुए सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस क्रूर विभत्स यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। शाम 7 बजे राष्ट्रपति करेंगे राष्ट्र को संबोधित। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब देश के महामहिम संबोधित करेंगे देश को और शाम 7 बजे राष्ट्रपति करेंगे राष्ट्र को संबोधित। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले संध्या को संबोधित दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और वही शाम 7 बजे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे देश की जनता को। तो शाम 7 बजे राष्ट्रपति करेंगे राष्ट्र को संबोधित। और ऐसे में बता दें कि देश की महामहिम संबोधित करने वाले शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी देश को। शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो अपना संबोधन देगी। सावन के इस पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर
जन कल्याण के लिए उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने हवन पूजन किया। आपको बता दें करीब 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में सीएम ने भगवान शिव का अभिषेक और पूजन किया। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पे हवन पूजन किया था। बता दें कि 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पे हवन पूजन किया था, जिसकी सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। रुद्राभिषेक भी उनके द्वारा किया गया था। तो हवन करते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में बता दें कि सुबह सवेरे उठ के वो गए थे हवन पूजन करने के लिए। और आज सावन का सोमवार है और इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ देखा जा रहा है कि हमेशा से गोरखपुर में मौजूद रहते हैं और वहां पे वो अपने दिन की शुरुआत जो है वो पूजन से ही करते हैं। और एक बार फिर से यही तस्वीरें आज के दिन निकल के सामने आ रही है और ऐसे में सावन का पवित्र सोमवार आज है तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर जाते हैं और उनके द्वारा हवन पूजन किया जाता है। रुद्राभिषेक भी वो करते हैं और भगवान से मनोकामनाएं भी मांगते हैं। सावन के इस पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां जन कल्याण के लिए उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर हवन पूजन किया। आपको बता दें कि सीएम ने पूजा अर्चना के बाद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया, जहां फरियादी अपनी समस्याएं और मांग लेकर पहुंचे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां स्वतंत्रता दिवस के समारोह से पहले लाल किले पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिसकर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेल भवन और कृषि भवन को तिरंगे रंग की रोशनी से रोशन किया गया है। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी और ऐसे में अब इंटरनेट सेवाएं 13 दिनों बाद एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया पर निगरानी जारी रखी जाएगी। किसी भी तरीके के विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है। नूंह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद हालात में अब सुधार नजर आ रहा है। और उत्तराखंड चमोली के नगर पंचायत पीपलकोटी के मायापुर में देर रात हुई भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर मायापुर में पहाड़ से आए मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई है और सड़कें भी बंद हो गई है। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना अभी तक नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के कंडाघाट उपमंडल के जादौन गांव में बादल फटा है, जहां 2 घर और एक गौशाला बह गई है। तो वहीं बादल फटने की घटना के बाद 2 और शव बरामद होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के जादौन गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हमने अधिकारियों को इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। और पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर अब अपना नाम सीमा ठाकुर रख ली है। सीमा का दावा है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और लहसुन प्याज तक खाना छोड़ दिया है। अपने आशिक सचिन के पास आई सीमा अक्सर पाकिस्तान की बुराई करती दिखती है, लेकिन रविवार को कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। सीमा हैदर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने लगी। यही नहीं, तिरंगे वाली साड़ी पहने वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा भी करने लगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद
पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रभारी प्रहलाद जोशी ने रविवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सबसे भ्रष्ट करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में रोजाना नए नए घोटाले और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। लोग राजस्थान की जो जनता है वो पूरा उनको समझ है कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी इस 5 वर्ष में क्या क्या, 4.5 वर्ष में क्या क्या किया है वो सब जानते हैं। अत्यंत भ्रष्ट सरकार देश में है तो अभी राजस्थान है, अत्यंत बलात्कार ज्यादा होने का प्रदेश कई है तो राजस्थान है। पेपर लीक मोर देन 16 टाइम पेपर लीक हो गया है और किसी के ऊपर शुरुआत में तो एक्शन भी नहीं हुआ। हर बार मुख्यमंत्री समर्थन करने का कोशिश करते हैं। तो ये व्यक्ति अभी मोदी जी को बोल रहे हैं, ये तो एक तरह अपहास्य है, ये तो हास्यास्पद। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के एक ट्वीट के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड होल्डर बता रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर झूठ का चक्रव्यूह रचने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है, कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक व्यूह रचना के तहत बड़ा झूठ बोला, एक फर्जी पत्र जारी कर तथाकथित किसी ठेकेदार और कोई एसोसिएशन के नाम से झूठा पत्र जारी किया है। उन्होंने आगे कहा, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा धार, दिग्विजय सिंह, मिस्टर करपनाथ, कमलनाथ झूठ बोलने की मशीन है और कल तो इन्होंने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना डाला। वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में चाहे प्रियंका हो या राहुल, झूठा ट्वीट कर इन्होंने कांग्रेस का वास्तविक चरित्र दिखाया है। अभी रणनीति बनाते लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। बल्कि आप उनके खतरनाक इरादे देखिए। वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता।
कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है कि एक फर्जी पत्र जारी करके और इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा ये बताने का प्रयास करना कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तथाकथित किसी ठेकेदार के नाम से झूठा पत्र जारी किया, कोई एसोसिएशन के नाम से, और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस झूठ को, जो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने की मशीन है। एमपी में चल रहे सियासी घमासान में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी पार्टी को पाक साफ होने का सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, लेटर में जो एड्रेस है वो है नहीं, न आदमी है न संस्था का पता, चिट्ठी फर्जी, सूत न कपास, कांग्रेसियों में लट्ठम लट। तो वही कमलनाथ का दावा है कि एक पत्र क्या ऐसे 100-200 पत्र हैं और बीजेपी के पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? देखिए, फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए, ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा। ये तो हालत है, पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे। पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा। कुल मिलाकर एमपी में ठने सियासी बवाल में अब देखना ये है कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और जनता के इम्तिहान में कौन हीरो कौन जीरो साबित होता है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस बार के महारण में जीत का ताज किसके सिर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 40 से 50 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का शासन रहा, कम्युनिस्टों का शासन रहा और ममता दीदी का शासन रहा। बंगाल को नीचे और पीछे ले जाने में कोई भी कोर कसर ममता दीदी ने नहीं छोड़ी है। ये हमारा दुर्भाग्य है, जिस बंगाल ने देश दुनिया को रास्ता दिखाया, आज वही बंगाल ममता बनर्जी की सरकार के राज में अंधेरे में आ गया है। कहते थे कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बंगाल को ये लोग कहां से कहां ले गए। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस बंगाल ने देश को दृष्टि दी, जिस बंगाल ने देश को दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि किस तरीके से आज बंगाल और बंगाल की राजनीति बंगाल के लोगों को किस तरीके से मुसीबत में डाल रही है, यह भी हमको समझना चाहिए। और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, बंगाल की जनता को अगर आशा है तो आपसे ही आशा है, जो बंगाल को चिंता करती है। आजादी के बाद बंगाल और देश को किस चीज ने ग्रसित किया? भ्रष्टाचार ने धुन की तरह भारत को खोखला, भ्रष्टाचार ने बंगाल को भी खोखला, राजनीति ने देश को आगे बढ़ाने से किन्होंने रोका? चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो, हर जगह परिवारवाद ने
राजनीति को रोकने का प्रयास किया और एक कुत्सित राजनीति को जन्म दिया। कहने के लिए क्या हुआ, देखिए तस्वीर भारत की, उठाइए जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। अब उठाइए पीडीपी, पहले मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती। अब आइए नीचे पंजाब, पहले बादल साहब, अब सुखबीर और उनकी बहन और उनकी श्रीमती। अब आइए हरियाणा, लोकदल कुछ परिवारों में सिमट गया। अब आइए 24 करोड़ का प्रदेश उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश। बीजेपी किससे लड़ती है? समाजवादी पार्टी, मुलायम पहले से, फिर अखिलेश और डिम्पल, बाकी सबकी छुट्टी। बिहार अब किससे लड़ रहे? आरजेडी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा परिवार। कल ममता दीदी ने कहा क्या एविडेंस है भ्रष्टाचार का? ममता जी प्रमाण मांग रही है, क्या एविडेंस है? मैं आपसे पूछता हूं, ये पार्थो चटर्जी आजकल कहां है? ये प्रेसिडेंसी गेम है और इनकी बहुत नजदीकी रहने वाली वो कहां है? प्रेसिडेंसी गेम। ये अनुब्रतो मंडल और उनकी बेटी कहां है? एविडेंस मांग रही है, एविडेंस। ये आप बताओ, ये मानी बंदोपाध्याय कहां है? आप बताइए, ये भाइयों पर इंक्वायरी नहीं चल रही? आप बताइए कोल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए शारदा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए आईकोल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और रोजगारी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? और जॉब फॉर कैश हुआ कि नहीं हुआ? पोस्ट स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? हाउस मंडलिंग स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? आपके टीएमसी के नेता इस सब में इन्वॉल्व है कि नहीं है? और नेता और ममता दीदी मांगे एविडेंस, प्रमाण मांगे। क्या प्रमाण दे? आप बताओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में घोटाला हुआ कि नहीं? आप बताइए, अफगान के राहत कार्य कोष में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, ये बालू घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा घोटाला नहीं हुआ? घोटाले में घोटाला, टीएमसी का घोटाला। कोलावाली होती है कि नहीं होती है? कोलावाली होती है कि नहीं होती है? और दीदी बोले यू आर टॉकिंग राइट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।